तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है अंतरिक्ष के सबसे ताकतवर और बेमिसाल जीवों से। ये एलियंस दिखने में विशालकाय थे और इनका शरीर बेहद मजबूत मांसपेशियों से बना था। अपनी उन्नत तहजीब की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इनमें से एक एलियन ने तय किया कि वो किसी दूर दराज ग्रह पर जीवन का बीज बोएगा। बिना एक पल गंवाए उसने काले तरल पदार्थ से भरा एक गिलास उठाया और उसे एक ही बार में गटक गया। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो बड़ा ही भयानक था। उसका डीएनए टूटने लगा और वो तड़पते हुए जमीन पर गिर गया। धीरे धीरे उसका शरीर फटने लगा, उसका मांस और खून पानी में घुलने लगे, जब तक कि उस ग्रह ने उसे पूरी तरह अपने अंदर नहीं समा लिया। और दोस्तों, बस यहीं से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। सदियां बीत गईं और इंसान तरक्की करते करते एक उन्नत सभ्यता बन गया। अपने क्रिएटर्स यानी बनाने वालों को ढूंढने की चाहत में उन्होंने दिन रात एक कर दिए। उन्होंने एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान बनाया और पूरी गैलेक्सी के सफर पर निकल पड़े। कई सालों तक क्रायोजेनिक चैम्बर्स में गहरी नींद सोने के बाद आखिरकार वो उन एलियंस के ग्रह पर पहुंच ही गए। लेकिन वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। जिस प्रजाति ने उन्हें बनाया था वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वहां एक भी एलियन जिंदा नहीं बचा था। तभी उनके एंड्रॉइड डेविड को एक स्टेसिस पॉड के अंदर एक अकेला जिंदा बचा हुआ एलियन मिला। उन्होंने उसे जगा दिया। इतिहास में पहली बार इंसानियत अपने बनाने वाले के सामने खड़ी थी। इस पूरे मिशन का खर्च उठाने वाला वो बूढ़ा शख्स अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा था। उसके पास उस एलियन से पूछने के लिए सवालों का ढेर था कि उन्होंने हमें क्यों बनाया, उनकी दुनिया का ये हाल कैसे हुआ। लेकिन आखिर में उसने डेविड के जरिए सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि वो हमेशा के लिए जिंदा कैसे रह सकते हैं। एलियन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने बड़े आराम से डेविड को ऊपर उठाया और अगले ही पल उसकी गर्दन मरोड़ दी। पूरे कमरे में अफरा तफरी मच गई। क्रू ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन उस एलियन ने एक एक करके सबको खत्म कर दिया। सच तो ये था कि ये ग्रह उनका असली घर नहीं बल्कि एक मिलिट्री रिसर्च आउटपोस्ट था। उनका प्लान था कि वो अपने जहाज में बायोलॉजिकल वेपन्स भरेंगे, धरती पर जाएंगे और अपनी ही बनाई हर चीज को मिटा देंगे। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हुई। जहाज यहीं क्रैश हो गया और उस एलियन को गहरी नींद में जाना पड़ा। अब जब इंसानों ने उसे जगा दिया था तो वो बस वही काम पूरा कर रहा था जहां उसने छोड़ा था। कहानी अब पीछे जाती है साल 1989 में, एक गुफा के अंदर, जहां दो आर्कियोलॉजिस्ट एलिजाबेथ और उसका पति चार्ली कुछ पुरानी तस्वीरें ढूंढते हैं। उनमें से एक तस्वीर में एक बड़ा सा जीव अपने भगवान की पूजा कर रहा है। ये जीव आम इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा है और आसमान में 3 अलग अलग ग्रहों की तरफ इशारा कर रहा है। इन तस्वीरों को देखते ही एलिजाबेथ इमोशनल हो गई। उसे लगा जैसे उसे वो मिल गया है जिसे वो जिंदगी भर ढूंढ रही थी। यहाँ से हम एलिजाबेथ के बचपन में जाते हैं, जहां दिखता है कि वो हमेशा से सवालों के जवाब ढूंढती थी। हमें किसने बनाया, हम इस दुनिया में कैसे आए, लोग अलग अलग धर्मों और भगवानों को क्यों मानते हैं। सीन अब सीधा 1989 से साल 2193 में जंप करता है, जहां एक बड़ा सा स्पेस शिप प्रोमीथियस दिखाई देता है। ये शिप अपने मिशन पर निकल चुका है और इसमें कुल 17 लोग सवार हैं, जिनमें एलिजाबेथ और चार्ली भी शामिल हैं। लेकिन उनके बीच एक ऐसा शख्स भी है जो दिखने में तो इंसान है पर असलियत में एक एआई रोबोट है जिसका नाम है डेविड। इस रोबोट को वेलैंड कॉर्पोरेशन ने बनाया है। इस कंपनी का सीईओ पीटर वेलैंड एक बहुत ताकतवर आदमी है जिसने इस पूरे मिशन का पैसा लगाया है। उसे उम्मीद है कि वो एक ऐसा सच ढूंढ निकालेगा जो आज तक किसी को नहीं पता चला। सफर बहुत लंबा है, इसलिए शिप के सारे सदस्य क्रायो स्लीप में सो रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जो एस्ट्रोनॉट्स को सालों तक बिना उम्र बढ़े सोने की इजाजत देता है। इस दौरान डेविड, जो कि एक रोबोट है, अकेला जागा रहता है। वो शिप की हर चीज पर नजर रखता है, ऑपरेशंस संभालता है और शायद वो कुछ ऐसा जानता है जो बाकी किसी को नहीं पता। कुछ देर बाद शिप में अचानक एक अलार्म बजने लगता है। ये इशारा था कि वो अपनी मंजिल के बहुत करीब है। ग्रह अब साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे स्पेसशिप ग्रह के करीब पहुंचा, क्रायो स्लीप चैम्बर्स खुलने लगे और क्रू के सदस्य धीरे धीरे होश में आने लगे। इतनी लंबी नींद के बाद शुरुआत में उनका शरीर थोड़ा कमजोर लग रहा था, पर जल्द ही सब नॉर्मल हो गया। यहीं पर मेरेडिथ नाम की एक महिला की एंट्री होती है जो इस मिशन की इंचार्ज है। शिप पर हर किसी को उसका हुक्म मानना पड़ता है। मेरेडिथ असलियत में पीटर वेलैंड की बेटी है। वो एलिजाबेथ और चार्ली का इंट्रो बाकी क्रू से करवाती है। उनका सपना आखिरकार पूरा होने वाला था, लेकिन आगे क्या होने वाला है इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। वेलैंड ने इस रिसर्च में पैसा इसलिए लगाया था ताकि सच सामने आ सके, पर उसका असली मकसद कुछ और ही था। पीटर वेलैंड ने डेविड को बनाया था सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि इंसानों से कहीं ज्यादा समझदार और उन्नत जीव जो कभी थकता नहीं। डेविड को देखकर पीटर खुद को एक क्रिएटर समझने लगा था, लेकिन एक सवाल उसे हमेशा परेशान करता, हमें किसने बनाया। एलिजाबेथ और चार्ली को सिर्फ स्कॉटलैंड की गुफा में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में ऐसी ही तस्वीरें मिली थीं। हर जगह वही अजीब सा जीव आसमान के ग्रहों की तरफ इशारा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसानों को वहां आने का न्योता दे रहे हों। इसी वजह से एलिजाबेथ और चार्ली इस दूर दराज के ग्रह LV-223 पर पहुंचे। जब स्पेसशिप ग्रह के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तो ऊपर से देखने पर यह जगह किसी जन्नत जैसी लग रही थी।
एकदम शांत और खूबसूरत। लेकिन तभी चार्ली की नजर एक एकदम सीधी सड़क पर पड़ी। अगर ये ग्रह कुदरती होता तो ऐसी सड़क वहां नहीं होती। उसके बगल में एक डोम जैसा स्ट्रक्चर भी था जो साफ साफ इंसानों या किसी समझदार जीव का बनाया हुआ लग रहा था। क्रू के बीच एक उम्मीद जाग गई। शायद उनके सवालों के जवाब इसी डोम के अंदर है। बिना वक्त गंवाए वो वहां लैंड कर गए और एक गाड़ी में सवार होकर डोम की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, माहौल अजीब होने लगा। डोम के अंदर कदम रखते ही एक सन्नाटा सा छा गया। वो लोग स्कैन करते हुए आगे बढ़े। चार्ली एक जगह रुक गया क्योंकि वहां की हवा अलग थी। उसने अपना हेलमेट उतारा तो देखा कि वहां की हवा में धरती की तरह ही ऑक्सीजन थी। वो खुशी से झूम उठा। इसका मतलब था कि यहाँ इंसान या इंसान जैसे जीव रह सकते हैं। पूरे ग्रह पर बिना ऑक्सीजन के रहना नामुमकिन था, पर यह जगह जैसे खास तौर पर रहने के लिए ही बनाई गई थी। इधर डेविड की नजर दीवार पर लिखी कुछ अजीब बातों पर पड़ी। भाषा अनजान थी, पर डेविड ने अपने एडवांस्ड प्रोग्राम से उसे समझ लिया। जैसे ही उसने अपना हाथ दीवार पर फेरा, एक होलोग्राम चलने लगा। स्क्रीन पर बड़े बड़े जीव दिखाई दिए जो इंसानों जैसे ही थे, पर कद में कहीं ज्यादा बड़े। वो भाग रहे थे जैसे कोई चीज उनका पीछा कर रही हो। उनमें से एक जीव बच नहीं पाया और वहीं ढेर हो गया। ये देखकर क्रू थोड़ा घबरा गया। अब ये साफ था कि यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं, कुछ और भी रहता था। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बिना सिर वाली लाश मिली, एक बहुत ही ताकतवर और विशालकाय शरीर। स्कैनिंग से पता चला कि उसका सिर दीवार के दूसरी तरफ गिरा है। ये वही जीव था जो होलोग्राम में दिखा था। एलिजाबेथ को यकीन हो गया कि यही हमारे बनाने वाले हैं जिन्हें वो इंजीनियर्स कहती थीं। टेस्ट से पता चला कि ये लाश कम से कम 2000 साल पुरानी है। इसका मतलब 2000 साल पहले यहाँ कुछ बहुत भयानक हुआ था जिसने सब खत्म कर दिया। डेविड ने दीवार पर लिखी चेतावनी को ध्यान से पढ़ा, जिस पर लिखा था, इस दरवाजे को कभी मत खोलना। लेकिन मिशन पूरा करने के लिए उन्हें आगे तो जाना ही था। डेविड ने चुपके से रास्ता ढूंढकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे का मंजर और भी डरावना था। वहां सिर्फ सिर नहीं, बल्कि कई अजीब और दहशतनाक चीजें थीं जो किसी बड़े खतरे का इशारा दे रही थीं। अंदर जाते ही पूरा कमरा अजीबोगरीब चीजों से भरा मिला। बीच में एक बहुत बड़ी पत्थर की मूर्ति थी जो इस जगह के रहस्य को और गहरा कर रही थी। दीवारों पर बनी तस्वीरें अचानक बदलने लगीं क्योंकि क्रू के आने से वहां का तापमान बढ़ गया था। सब कुछ पिघलने लगा। तभी शिप के कैप्टन जैनिक ने रेडियो पर वार्निंग दी। एक बहुत बड़ा धूल का तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये कोई आम तूफान नहीं था। इसमें सिलिकॉन के कण थे जो उनके सूट्स तक को पिघला सकते थे। मेरेडिथ ने सख्त हिदायत दी कि अगर वो 15 मिनट में वापस नहीं आए तो शिप के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। क्रू ने जल्दी से उस इंजीनियर का सिर उठाया और बाहर की तरफ भागे। लेकिन डेविड यहाँ भी अपनी अलग गेम खेल रहा था। उसने चुपके से एक कैप्सूल चुरा लिया जिसमें एक काला चिपचिपा पदार्थ था। बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि तूफान उनके बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका है। हवा इतनी तेज थी कि पत्थर तक जमीन छोड़ रहे थे। सब जल्दी जल्दी अपनी गाड़ियों में बैठे और स्पेसशिप की तरफ भागे। तूफान की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और वो बिल्कुल उनके पीछे था। वो लोग किसी तरह शिप तक पहुंचे, लेकिन इसी भाग दौड़ में एलिजाबेथ के हाथ से वो बैग गिर गया जिसमें इंजीनियर का सिर था। बिना सोचे समझे वो उसे लेने पीछे भागी, लेकिन तभी तूफान ने उसे घेर लिया। हवा के दबाव से शिप के दरवाजे बंद होने लगे और एलिजाबेथ बाहर ही फंस गई। चार्ली उसे बचाने के लिए बाहर कूदा, लेकिन तूफान ने दोनों को हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। चारों तरफ सिर्फ धूल और तूफान का शोर था। सबको लगा कि अब वो नहीं बचेंगे, लेकिन तभी एक और दरवाजा खुला और डेविड बड़े सुकून से रस्सी लेकर बाहर आया और दोनों को खींचकर अंदर ले गया। शिप के अंदर साइंटिस्ट्स ने उस इंजीनियर के सिर को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रोसेस शुरू किया, वो सिर दबाव झेल नहीं पाया। एक धमाका हुआ और कांच के कंटेनर के अंदर ही उसके चिथड़े उड़ गए। लेकिन फटने से पहले उन्होंने उसका डीएनए सैंपल ले लिया था। जब रिजल्ट आया तो सब दंग रह गए। उस एलियन का डीएनए इंसानों से बिल्कुल मैच करता था। क्या वो सच में हमारे बनाने वाले थे या कोई और गहरा राज था? इधर डेविड अपना ही एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने उस चुराए हुए काले लिक्विड की एक बूंद चुपके से चार्ली की ड्रिंक में मिला दी। चार्ली ने बिना किसी शक के उसे पी लिया। उस रात चार्ली और एलिजाबेथ एक दूसरे के करीब आए। एलिजाबेथ कभी मां नहीं बन सकती थी, पर वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अगली सुबह चार्ली की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और शरीर में अजीब बदलाव हो रहे थे, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दोबारा डोम की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि उनके दो साथी फिफील्ड और मिलबर्न गायब हैं। तभी चार्ली की हालत और ज्यादा खराब हो गई। एलिजाबेथ ने तुरंत वापस शिप पर जाने का फैसला किया, पर जब वो शिप के पास पहुंचे तो वहां उन्हें फिफील्ड और मिलबर्न की लाशें मिलीं। एक लाश को पलटते ही उन्होंने देखा कि उसके मुंह के अंदर एक अजीब सा जीव छुपा था जो अचानक बाहर निकलकर भाग गया। इधर डेविड को डोम के अंदर एक नया हिस्सा मिला जहां बहुत सारे पॉड्स एक लाइन में रखे थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे एक कंट्रोल रूम मिला जहां से पूरा स्ट्रक्चर ऑपरेट होता था। डेविड ने अपने सिस्टम से उसे एक्टिवेट किया तो एक नया होलोग्राम सामने आया। उससे एक बड़ा सच पता चला कि इंजीनियर्स का असली निशाना धरती थी। वो किसी खास वजह से धरती पर जाना चाहते थे, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें रोक दिया।
डेविड ने वहां एक स्लीपिंग चैम्बर ढूंढा जहां एक इंजीनियर अभी भी जिंदा था और गहरी नींद में सोया हुआ था। शिप पर बाकी लोग दहशत में थे क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चार्ली की हालत इतनी बिगड़ गई कि मेरेडिथ ने उसे शिप के अंदर लेने से मना कर दिया। उसे डर था कि यह कोई खतरनाक वायरस है जो सबको मार देगा। चार्ली का शरीर काला पड़ने लगा और वो म्यूटेट होने लगा। जब उसे एहसास हुआ कि वो अब इंसान नहीं रहा तो उसने खुद को जला देने को कहा ताकि बाकी लोग बच सकें। मेरेडिथ ने बिना देर किए उसे आग के हवाले कर दिया और चार्ली जिंदा जल गया। एलिजाबेथ को आइसोलेशन में रखा गया। डेविड ने उसे बताया कि उसके शरीर में कोई वायरस नहीं है, पर वो प्रेग्नेंट है और बच्चा 3 महीने का हो चुका है। एलिजाबेथ सन्न रह गई। उसे पता था कि वो मां नहीं बन सकती और चार्ली के साथ हुए अभी सिर्फ 10 घंटे ही बीते थे। उसके पेट में तेज दर्द होने लगा, जैसे अंदर कुछ बहुत तेजी से बढ़ रहा हो। डेविड ने उसे बेहोश करने का इंजेक्शन दे दिया, पर एलिजाबेथ ने होश में आने का नाटक किया और डॉक्टरों पर हमला करके भाग निकली। वो एक ऑटोमेटेड सर्जरी चैम्बर में पहुंची और मशीन को ऑपरेशन करने का ऑर्डर दिया, लेकिन मशीन ने मना कर दिया क्योंकि वो सिर्फ मर्दों के लिए थी। एलिजाबेथ ने हार नहीं मानी। उसने मैनुअल मोड लगाया और बिना किसी डर के अपना पेट खुद काट कर उस चीज को बाहर निकाल दिया। वो कोई इंसानी बच्चा नहीं, बल्कि एक ऑक्टोपस जैसा अजीब जीव था। उसने तुरंत अपने जख्म पर स्टेपलर चलाया और उस मॉन्स्टर को वहीं लॉक करके भाग गई। कमजोर हालत में वो एक गुप्त कमरे में पहुंची जहां उसे सबसे बड़ा झटका लगा। पीटर वेलैंड, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, वो जिंदा था। वो इतने वक्त से क्रायो स्लीप में था और अब जाग चुका था। डेविड उसके साथ था और उनका मकसद साफ था, डोम के अंदर उस आखिरी जिंदा बचे इंजीनियर से मिलना। वेलैंड को लग रहा था कि वही इंजीनियर उसे हमेशा के लिए जिंदा रहने का राज बताएगा। इधर कैप्टन जेनिक ने देखा कि फिफील्ड का कैमरा अचानक चालू हो गया है। पता चला कि फिफील्ड शिप के दरवाजे के बाहर खड़ा है। जेनिक ने गेट खुलवाया, लेकिन सामने जो दिखा वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक दरिंदा था। फिफील्ड अब एक विशालकाय मॉन्स्टर बन चुका था। उसका चेहरा किसी जॉम्बी जैसा भयानक हो गया था। उसने क्रू पर जंगली जानवर की तरह हमला कर दिया और कई लोगों को बेरहमी से मार डाला। कैप्टन जेनिक ने बड़ी मुश्किल से उसे आग लगाकर खत्म किया। तब तक एलिजाबेथ भी वहां पहुंच गई। जेनिक अब यहां से तुरंत निकलना चाहता था, लेकिन एलिजाबेथ ने उसे समझाया कि उन्हें अभी सवालों के जवाब चाहिए। वेलैंड, डेविड और उनकी टीम उस आखिरी इंजीनियर के पास पहुंचे। एलिजाबेथ भी उनके पीछे दबे पांव चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कमरे में रखी चीजें कोई आम सामान नहीं, बल्कि खतरनाक हथियार थे। डेविड ने धीरे से उस इंजीनियर को नींद से जगा दिया। इंजीनियर ने आंखें खोली। वो एकदम शांत लग रहा था। वेलैंड ने आगे बढ़कर गर्व से बताया कि उसने डेविड जैसा एक बेमिसाल जीव बनाया है। उसने अपना मकसद साफ कर दिया, उसे अमर होना था। उसने अपनी पूरी दौलत इसलिए खर्च की ताकि वो इंजीनियर्स की तरह हजारों साल जिंदा रह सके। लेकिन जैसे ही इंजीनियर को यह बात समझ आई, वो गुस्से से पागल हो गया। उसने एक झटके में डेविड का सिर धड़ से अलग कर दिया और वेलैंड को वहीं ढेर कर दिया। पूरे कमरे में मौत का नंगा नाच शुरू हो गया। एलिजाबेथ किसी तरह वहां से जान बचाकर भागी। तभी कैप्टन जेनिक को एहसास हुआ कि वो डोम असलियत में एक बहुत बड़ा स्पेसशिप है। इंजीनियर ने सिस्टम एक्टिवेट किया और जहाज का रास्ता धरती की तरफ सेट कर दिया। एलिजाबेथ ने जब ये देखा तो वो समझ गई कि वो धरती को तबाह करने जा रहा है। जमीन कांपने लगी और वो विशाल जहाज हवा में उड़ने लगा। एलिजाबेथ ने जेनिक को संपर्क किया और बताया कि अगर ये एलियन धरती पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा। मेरेडिथ ने इसका विरोध किया, पर जेनिक ने फैसला कर लिया था। उसने मेरेडिथ को बचने के लिए सिर्फ 4 सेकंड दिए और अपना शिप प्रोमीथियस सीधा उस एलियन जहाज से टकरा दिया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। एलियन शिप टूटकर जमीन पर गिरने लगा। एलिजाबेथ और मेरेडिथ ने बचने की कोशिश की, लेकिन एलियन शिप का एक भारी टुकड़ा मेरेडिथ के ऊपर गिर गया और वो वहीं खत्म हो गई। एलिजाबेथ किसी तरह बच गई, पर उसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। वो रिफिल लेने के लिए वापस शिप के अंदर भागी। अंदर उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने हाथ में कुल्हाड़ी ली और आगे बढ़ी। सर्जरी चैम्बर में उसने देखा कि जो जीव उसने अपने पेट से निकाला था वो अब एक विशाल मॉन्स्टर बन चुका था। तभी रेडियो पर डेविड की आवाज आई, जो जिंदा था। उसने चेतावनी दी कि वो इंजीनियर मरा नहीं है और वो एलिजाबेथ को मारने आ रहा है। अगले ही पल इंजीनियर वहां आ पहुंचा और एलिजाबेथ पर टूट पड़ा। एलिजाबेथ ने दिमाग लगाया और उस मॉन्स्टर वाले चैम्बर का दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल वो अजीब एलियन मॉन्स्टर इंजीनियर पर झपट पड़ा। वो इतना ताकतवर हो चुका था कि उस विशालकाय इंजीनियर की भी एक न चली। मॉन्स्टर ने उसे जकड़ लिया और उसके अंदर कुछ इम्प्लांट कर दिया, जिससे इंजीनियर वहीं दम तोड़ गया। अब एलिजाबेथ उस अनजान ग्रह पर बिल्कुल अकेली थी। डेविड ने उससे मदद की पेशकश की। उसने बताया कि वो इंजीनियर्स की भाषा जानता है और यहाँ और भी जहाज हैं जो उसे वापस ले जा सकते हैं। पर एलिजाबेथ धरती वापस नहीं जाना चाहती थी। उसे बस एक सवाल का जवाब चाहिए था, अगर उन्होंने हमें बनाया तो वो हमें मिटाना क्यों चाहते थे। कुछ दिन बाद एलिजाबेथ एक दूसरे स्पेसशिप में बैठकर उनके ग्रह की तरफ निकल गई। कहानी के आखिरी सीन में एक दिल दहला देने वाला मंजर दिखता है। उस मरे हुए इंजीनियर के शरीर को चीरते हुए एक नया एलियन बाहर निकलता है, जो पहले देखे गए किसी भी एलियन से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक